मीडियन। शुरू करते हैं विथ मीडियन, ठीक है जी। देखो भाई, मीडियन जो है एक पोजीशनल एवरेज होता है, ये रहा। मीडियन जो है वो एक पोजीशनल एवरेज होता है। क्यों उसको पोजीशनल एवरेज बोलते हैं? बात सिंपल सी है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ अ नंबर। जो भी नंबर एकदम मिडल में होगा उसको हम मीडियन बोल देंगे। जो भी नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी वेरिएबल अगर बीच में है उसको हम मीडियन बोल देंगे। तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब भी आपको मीडियन निकालना है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जो डेटा है उसको अरेंज करना होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, मोड निकालने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए भी ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ एक मीडियन है और एक अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ हैं जिनको निकालने के लिए आपको पहला स्टेप होता है अरेंज डेटा इन ऑर्डर, और इसको हम पोजीशनल एवरेज बोलते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशनल एवरेज, और आपके 4 ऑप्शन होते हैं, AM, GM, HM, मीडियन, मोड, इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं। कोई भी आपको हमेशा मीडियन पे ही टिक करके आना है। तो मीडियन अगर निकालने की बात की जाए तो मीडियन निकालना बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एक बार हम पढ़ें तो बहुत आसान है। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो ऑड हैं। क्या है ऑड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बताइए इसमें बीच वाला वेरिएबल कौन सा है? 4th वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बताइए मीडियन क्या होता? 4th और 5th वेरिएबल, यानी बीच के 2 वेरिएबल्स का अरिथमेटिक मीन, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, ये हो जाता मीडियन। याद आ गई बातें? ईजी हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीके से एक लेमन लैंग्वेज में कि भाई मीडियन कैसे निकालना है इंडिविजुअल सीरीज़ में। बट अगर बात की जाए कि फॉर्मूला क्या है इसका, तो क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है? अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तो फॉर्मूला सिंपल सा है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी बताइए? 7। 7 प्लस ये कितना होता है? 8। 8/2 कितना होता है? 4। तो 4th ऑब्जर्वेशन, देखो 4th ऑब्जर्वेशन मीडियन आ गया था। क्लियर है? और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। पता है जी n/2 क्या होगा और n/2 + 1 कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8। 8/2 कितना होगा? 4th। एंड 4 + 1 कितना होगा? 5th। यानी एवरेज ऑफ 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन, वही हमने यहाँ पे किया। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से मीडियन निकलता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्या हो गया मेरे? देखो, तो if the marks of 7 students are this and this, then in order to find the median mark we arrange these observation in the following ascending order और magnitude। तो हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप कि इस डेटा को हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज कर दिया, और हमने यहाँ पर क्या किया है? असेंडिंग ऑर्डर में किया है, छोटे से बड़े, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो चौथी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। सिंस 4th टर्म इज 68, इन दिस न्यू अरेंजमेंट इफ द मिडल मोस्ट वैल्यू द मीडियन मार्क्स इज 68, तो मीडियन कितना हो गया? 68 हो गया। इन केस वेयर ऑब्जर्वेशंस आर इवन देन अरिथमेटिक मीन ऑफ मिडल मोस्ट टू मिडल मोस्ट वैल्यू इज मीडियन। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो बीच की जो 2 वैल्यूज है, मिडल मोस्ट वैल्यूज है, उनका एवरेज जो है, अरिथमेटिक मीन जो है वो मीडियन होता है। मीडियन अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो कैसे निकलता है? बहुत ईजी है। सबसे पहला आपके पास जो भी डेटा गिवन होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैं अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही एक डेटा लिख रहा हूं। ये मैंने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख दिया। एक्स जो है छोटे से लेकर के बड़ा जा रहा है, ठीक है ना। अब ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। 10 के आगे लिखा 10, 10 + 20 आ गया 30, 30 + 50 आ गया 80, 80 + 30 110, 110 + 20 130, 130 + 10 140। पहला स्टेप अरेंज डेटा इन ऑर्डर, दूसरा स्टेप प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बेसिकली पहला स्टेप जो होता है वो लिखा नहीं है, स्टेप 1 सीधा CF लिख दिया। फिर फाइंड n/2 वेयर n इज नंबर, सॉरी यहाँ पर
ये वाला पढ़ रहे हम, डिस्क्रीट सीरीज। प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। फाइंड n+1/2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, स्टेप 3 दोबारा सुनना। स्टेप 1 होता है अरेंज डेटा इन ऑर्डर, स्टेप 2 होता है प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेप 3 है फाइंड n+1/2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 140 + 1/2, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 70.5। अगला स्टेप, कौन सा स्टेप, स्टेप 4। आपको जो CF, ये जो आपका आंसर आया है स्टेप 3 के अंदर, ये आपको CF वाले कॉलम में ढूंढना है। क्या है, क्या 70.5 यहाँ पे मौजूद करता है, नहीं। अब क्या करो, इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, बताओ कौन सा है, 80। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है ये आपका मीडियन हो जाएगा, तो मीडियन क्या आएगा इस केस में, 10। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप लोग इस डेटा को इंडिविजुअल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5 को 10 बार लिखते हैं, 7 को 20 बार लिखते हैं, 10 को 50 टाइम्स लिखते हैं, 15 को 30 टाइम्स लिखते हैं, 18 को 20 टाइम्स लिखते हैं, और 22 को 10 टाइम्स लिखते हैं। आपके पास इंडिविजुअल सीरीज बन जाती। इसमें जो बीच वाली वैल्यू ढूंढते हैं वो आपका मीडियन होता। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इवन, तो आप क्या करते हैं, एक तो n/2 निकालते हैं और एक n/2 + 1 निकालते हैं। n/2 कितना आता है, 70, और n/2 + 1 कितना आता है, 71। तो 70th ऑब्जर्वेशन और 71st ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन मीडियन निकल करके आता, बताओ हाँ या ना। अगर इसको हम इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करते ये होता। अब मुझे एक बात बताओ, 10 + 20 कितना हो गया, 30, 30 + 50 कितना हो गया, 80। तो आपको पता है कि अगर हम ऑर्डर में अरेंज करते तो 70 एंड 71st ऑब्जर्वेशन 10 होती, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 31st से लेकर के 80th तक जो भी ऑब्जर्वेशन होती वो क्या होती, 10 होती। यानी कि 70th ऑब्जर्वेशन और 71st ऑब्जर्वेशन क्या होती, 10 होती। इन दोनों का एवरेज निकालते क्या निकलता, 10 निकलता। बट ये प्रोसेस, इसको इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करके मीडियन निकालने का बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। लिखोगे थोड़ी ना इतने सारे नंबर्स, तो उसके लिए क्या किया, एक शॉर्टकट बना दिया कि भाई पहले आप CF निकालो, फिर n+1/2 निकालो, देखो कि वो कहाँ वैल्यू बिलोंग करती है CF वाले कॉलम के अंदर या उससे जस्ट बड़ी, और उसका करस्पॉन्डिंग x जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। बात सिंपल है, आगे बढ़े। अगला है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालना है, सुनो भाई, पहले तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाएंगे एक। देखो जी, कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में क्लास होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फिर होती है फ्रीक्वेंसी 10, 20, 40, 30, 10। पहला स्टेप, अब देखो इसमें पहला स्टेप अरेंज डेटा इन ऑर्डर नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज हमेशा ऑर्डर में ही गिवन होती है। आपने कभी कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज देखी है जिसमें 0 to 10 के बाद 20 to 30 आ जाए, 30 to 40 आ जाए, फिर 10 to 20 आ जाए, फिर 40 to 50 आ जाए, नहीं, ये हमेशा एक ऑर्डर में ही होती है। तो इसका पहला स्टेप कभी भी नहीं होता अरेंज डेटा इन ऑर्डर। इसका पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है जी, ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड n/2। बताइए जी n/2 कितना आएगा, 110/2, 55। अगला स्टेप, फाइंड n/2 वाली वैल्यू है, फिर जस्ट बड़ी वैल्यू इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, 70 आ गया। इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास है, ये हमारी क्लासेस हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। ये आ गया मीडियन क्लास। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन का। अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रिटेशन जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज का इंटरप्रिटेशन देखा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझो। हमको पता है कि क्लास के अंदर 110 बच्चे हैं, अगर इन 110 बच्चों का डेटा अरेंज कर दें ऑर्डर, ठीक है ना, तो बीच वाली वैल्यूज़ कौन सी होंगी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो 55 और 56, ये तो बीच की दो वैल्यूज़ होंगी, और इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो आपका मीडियन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 10 + 20 होता है 30, 30 + 40 होता है 70, तो जो 55th एंड 56th ऑब्जर्वेशन है वो 10 से 30 की 20 to 30 के बीच में लाई करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी। इसलिए उसको हमने क्या बोला, मीडियन क्लास बोला। नहीं, मीडियन क्लास का मतलब है कि इस क्लास के अंदर आपका मीडियन लाई करता है। अब ढूंढ लो भाई फॉर्मूला लगा करके वो क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि सबसे पहले लिखो L + n/2 - C/F × H। यहाँ पे L क्या होता है, L होता है आपका जो मीडियन क्लासेस की लोअर लिमिट, क्या हो गई 20। n/2 कितना आया हमारा 110/2 यानी कि 55। C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो पिछली वाली क्लास है इसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C बोलते हैं। या इस केस में कितना हो गया 30।
एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं एफ। ये हो गया आपका 40 और मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्या होता है? विड्थ। एच मतलब कि हाइट, यानी कि विड्थ ऑफ अ मीडियन क्लास। 10, 20 और 30 की जो विड्थ है वो कितनी की हो गई? 10 की विड्थ हो गई। लो जी, 55 माइनस 30 25। 25 इंटू 10 इज 250। 250 अपन 40 बताओ कितना होता है? 250 डिवाइड बाई 40 प्लस 20, 26.25 आ गया। अब देखो आपका ये जो भी आंसर आ रहा है आपको एक कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि हमारी मीडियन क्लास 20 to 30 यानी हमारा मीडियन 20 और 30 के बीच में लाई करता है, तो हमारा आंसर भी 20 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 20 से कम या 30 से ज़्यादा आ रहा है यानी आपने कुछ गड़बड़ कर दी है भाई फॉर्मूले में। आ गई बात समझ? क्योंकि जो मीडियन क्लास है इसका क्या मतलब है कि आपका मीडियन इस क्लास के बीच में आता है कहीं ना कहीं, तो आपको जो आंसर आ रहा है वो 26.25 कहीं इसी के बीच में फॉल करता है, यानी ठीक है। अगर 20 से कम या 30 से ज़्यादा यानी कि कुछ गलत कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब बात करी जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये आता है एग्जाम में? आंसर इज़ वेरी रेयर चांसेस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर डायरेक्ट कंप्यूटेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि डायरेक्ट पूछ ले अरिथमेटिक मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। और उसका रीज़न है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 1 नंबर के हिसाब से होता नहीं है, और अगर छोटा क्वेश्चन है तो इतना ईजी होता है कि एग्जामिनर पूछता है कि भाई सी फाउंडेशन का एग्जाम है, कोई 10th क्लास का एग्जाम थोड़ी ना इतना ईजी क्वेश्चन पूछे हम लोग। 10th का भी कोई 2nd 3rd क्लास का एग्जाम थोड़ी ना भाई। चलिए, तो ये आपके सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए, फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अगला देखिए नोट क्या लिखा है। मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली। इफ इंक्लूसिव सीरीज इज गिवन देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, देन सॉल्व द क्वेश्चन। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज 2 टाइप की होती हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। मीडियन निकालने के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सीरीज इंक्लूसिव है तो उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, फिर जाकर के मीडियन निकालो। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? आंसर इज नो। हमें पता है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते तो ये क्वेश्चन जिसमें इंक्लूसिव सीरीज गए उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो फिर मीडियन निकालो, 1 नंबर के लिए नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बट एग्जाम में क्या आ सकता है ना, एग्जाम में आ सकता है एक क्वेश्चन MCQ बेस्ड, मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इस तरीके से। तो आपको क्या लिखना है? आंसर इज ट्रू, ठीक है ना। मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली, बिल्कुल ट्रू है। अगर आता है मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, तो फिर आप फॉल्स टिक करके आते हैं, ट्रू टिक करके नहीं आते। अगर क्वेश्चन आता है मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज ओनली, तब भी फॉल्स टिक करके आते, ट्रू टिक करके नहीं आते। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है जी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की जो पहली प्रॉपर्टी है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एक काम करते हैं, हम जल्दी से लास्ट क्लास में जो हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी उसको रिकॉल करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है जल्दी बताइए फटाफट, बोलो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। कि अगर मैं डिविएशंस निकालूं और सारी डिविएशंस को ऐड करूं तो आंसर 0 आएगा, बशर्ते जो डिविएशंस निकाली गई हों वो कहाँ से निकाली गई हों? फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है? कि अगर मैं डिविएशंस का स्क्वायर करूं तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मिनिमम होगा। इसका आंसर मिनिमम होगा, बशर्ते कब? अगर ये डिविजन्स कहाँ से निकाली गई हैं? अरिथमेटिक मीन से निकाली गई हैं। अब हम आ जाते हैं पहली प्रॉपर्टी मीडियन की। ये क्या बोलती है कि अगर मैं डिविएशंस निकालता हूँ फ्रॉम मीडियन तो इसका आंसर मिनिमम होगा। इसका आंसर मिनिमम होगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये मिनिमम लिखा है तो यानी 0 से भी कम होगा क्या? क्योंकि अरिथमेटिक मीन तो 0 होता है हमेशा, तो क्या 0 से भी कम होगा क्या? आंसर इज नो। आंसर इज यहाँ पे एक चीज़ और लिखी जाती है और वो लिखी जाती है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, यानी सम ऑफ x माइनस ए
मॉड के अंदर इज मिनिमम व्हेन वेयर ए इज इक्वल टू मीडियन। समझने की कोशिश करो। 5, 10, 15, 18 और 22। मुझे बताइए अरिथमेटिक मीन क्या आएगा और मुझे बताइए मीडियन क्या आएगा। दोनों सेम नहीं आने चाहिए, दोनों सेम आएंगे तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। 5 + 10 + 15 + 18 + 22 70/5 14 और मीडियन क्या रहा है 15। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं क्या कहती है। 5 - 14, 10 - 14, 15 - 14, 18 - 14 और 22 - 14। बताओ जी। -13 और +13 0। ये हो गई प्रॉपर्टी 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x माइनस मीडियन निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, x माइनस मीडियन। तो बताइए 5 - 15 -10, 10 - 15 -5, 15 - 15 0, 18 - 15 3 एंड 22 - 15 7। बताइए आंसर क्या आ रहा है। 7 + 3 10 और -10 प्लस -5 -15, तो आंसर क्या आ गया -5 आ गया। ठीक है ना। अब सुनो, ये जो चीज़ हमने करी ऐसा नहीं बोलती प्रॉपर्टी 1 ऑफ मीडियन। प्रॉपर्टी 1 ऑफ मीडियन बोलती है कि अगर मैं x माइनस मीडियन करता हूँ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, तो आपका आंसर जो है वो मिनिमम होगा। तो ये क्या हो गया 10 5 0 3 7। बताइए क्या आंसर आ रहा है। ट्वेंटी 25। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ मीडियन। अब आपको अगर ये प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, आप निकालो मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, तभी तो प्रूफ होगा। या अगर ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का तो ही तरीका है। तो -9 का ये +9 हो गया, -4 का 4 हो गया, 1 4 8। बताओ आंसर 25 से ज़्यादा आएगा। कितना आ रहा है 13 14 18 26। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं x माइनस मीडियन करता हूँ और इसके प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके इन सबको ऐड करता हूँ, तो जो आंसर आता है ये हमेशा मिनिमम होता है, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए ये हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है जी। ये कहती है मीडियन की पहली प्रॉपर्टी। तो होता क्या है कि एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसी सी लैंग्वेज 2-3 जगह हमने पढ़ ली। एक में स्क्वायर लिखा था, एक में एब्सोल्यूट लिखा था, एक में कुछ नहीं लिखा था। एक केस में आंसर 0 होता है, 2 केस में मिनिमम लिखा होता है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि एग्जैक्टली एक एक प्रॉपर्टी का क्या क्या कहना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको याद रखना है कि अगर एब्सोल्यूट वर्ड लिखा है, एब्सोल्यूट वर्ड लिखा है और मिनिमम वर्ड लिखा है, तो आंसर क्या होगा मीडियन होगा। आंसर क्या होगा मीडियन होगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। अभी डैश को आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है। ऑप्शन ए होगा मिनिमम, ऑप्शन बी होगा 0, ऑप्शन डी होगा 1, ऑप्शन सी होगा एनी ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तब बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई जब सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस मीडियन से किया जाता है तो आंसर 0 होता था या मिनिमम होता था, याद नहीं आ रहा। तो आपको याद रखना है कि आंसर मिनिमम होता था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, इसलिए मैं इन पर टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी, द मीडियन विल हैव 50% ऑफ टोटल आइटम्स हैविंग वैल्यू लेस देन इट्स वैल्यू एंड वाइस वर्सा। ये देखो बहुत कॉमन सेंस है। अगर मीडियन बीच की वैल्यू होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% वैल्यू से छोटी होंगी तो 50% उससे बड़ी होंगी। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 सिर्फ इतना बोलती है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कॉपी पेस्ट तरीके से अप्लाई होता है यहाँ पर। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल को हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जिस तरीके से तो वहाँ पे काम कर रहा था मीन के अंदर, बिल्कुल सेम तरीके से मीडियन के अंदर काम करता है। 1% का भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। मेरिट्स ऑफ मीडियन एंड डी मेरिट्स ऑफ मीडियन, ये एम की जगह क्या आएगा मीडियन आएगा। सुनो भाई, ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बोल रहा है। इट कैन बी कंप्यूटेड इजिली फ्रॉम ओपन एंड डेटा। अगर आपके पास ओपन एंड डेटा है, अगर आपके पास ओपन एंड डेटा है, कहाँ किया था हमने क्वेश्चन,
ये रहा। अगर मैं इसको लेस देन 10 कर दूं और इसको मैं मोर देन 40 कर दूं, तो क्या मुझे मीडियन निकालने में कोई इशू आएगा? बताओ सर। नहीं आएगा। यानी कि अगर ओपन एंड डेटा होता है तो मीडियन आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं देता। बट अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो दिक्कत देता, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में हमें क्या निकालना होता? मिड वैल्यू। भाई यहाँ पे मिड वैल्यू क्या लें? लेस देन 10 में दिक्कत है। अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई अगर ये 10-10 का गैप चल रहा है तो ये 0 to 10 रहा होगा, फिर आप 5 लेते हैं। और अगर 10-10 का गैप चल रहा है तो 40 to 50 रहा होगा, तो आप 45 लेते हैं। अजम्पशन के बिना नहीं निकाल सकते थे। बट मीडियन में अजम्पशन लेने की भी जरूरत नहीं होती, इट कैन बी ईजिली कंप्यूटेड। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। ओके जी, एक फार्मूला है, फिक्स डिफाइंड फार्मूला, आंसर निकालोगे हमेशा आएगा। अगर मैंने फार्मूला दे दिया, जितने बच्चों को दे दिया, सबको क्वेश्चन करने को बोला, सबका सेम आंसर आएगा, बशर्ते सब ठीक निकालें, और आंसर पक्का आएगा, ये बात है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अगर बहुत एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो उससे मीडियन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मिडल वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है, और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस या तो लोअर एंड पे लाई करती हैं या हायर एंड पे लाई करती हैं। उनमें कोई भी फ्लक्चुएशन होता रहे, कोई फ़र्क पड़ेगा मीडियन पे? नहीं। ठीक है ना? समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास डेटा है, ये मैं मीडियन निकालता हूँ, 15 आएगा, हाँ या ना? अगर मैं 20 को 100 कर दूँ, मीडियन में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी कि अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में चेंज आता है तो मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेज भी है, इसकी एडवांटेज भी है, दोनों चीज़ बोली जा सकती हैं। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपके पास डेटा क्वालिटेटिव इन नेचर है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव इन नेचर, तो आपके पास दो ही एवरेजेस बेस्ट माने जाते हैं, एक मीडियन और एक मोड। आप ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नंबर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इट कैन समटाइम्स बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन। मैं सिर्फ क्वेश्चन देख करके, अगर मैं बोलता हूँ इस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालो, आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। बट मैंने बोला इस डेटा का मीडियन निकालो, आपने सिर्फ देख करके, इंस्पेक्ट करके, क्वेश्चन इंस्पेक्ट करके आंसर बता दिया। वो इसका एडवांटेज है। इट कैन समटाइम्स बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन। सिर्फ मैं देख करके बता सकता हूँ मीडियन क्या होगा। इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव। ओजाइव का यूज़ करके भी मीडियन निकाला जा सकता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडियन कैन बी लोकेटेड यूजिंग ऑप्शन ए ओजाइव, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व, और ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि ओजाइव का यूज़ करके मीडियन निकल सकता है। डीमेरिट्स क्या हैं मीडियन के? पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे देखो 20 का 100 कर दिया, बट मीडियन में चेंज नहीं आया। डिसएडवांटेज है। डेटा चेंज हो रहा है बट एवरेज वहीं का वहीं है, ठीक है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है कि आप हर एक आइटम पे बेस्ड नहीं हो। कुछ आइटम्स चेंज हो जाते हैं बट आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली फॉर एन अनग्रुप डेटा कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी एक केस में। कहाँ गया भाई? यहाँ पे देखो, ये अब लेट से ऑब्जर्वेशन थी 5, 8, 10, 12, 14, 18, और मैंने बोला इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन क्या आएगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 11। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन। अब मुझे बताइए, अगर क्लास में मैं बोलूँ कि बच्चों के जो मीडियन मार्क्स थे वो 11 थे, अब आप आपस में पूछने लगो भाई 11 किसका है, 11 किसका है? किसी का है नहीं भाई, आए क्या 11 किसी का है? नहीं, बट मीडियन मार्क्स 11 हैं। तो यही एग्जैक्टली सेम चीज़ है डीमेरिट में लिखने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप कई बार जब आपके पास अनग्रुप डेटा होता है और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो आप इसको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपका आंसर तो 11 आ गया बट 11 किसी के मार्क्स आए नहीं है, ठीक है जी। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन। इट इज़ मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो अरिथमेटिक मीन पे कम फर्क पड़ता है, मीडियन पे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको पहला स्टेप तो क्या ही होता है, डेटा को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना। ये मैं समझा देता हूँ। लेट से मेरे पास नोएडा में 25 या 20 लाख लोगों का डेटा अवेलेबल है अबाउट देयर वेट। 20 लाख लोगों का डेटा है। अब मैं 20 लाख लोगों का डेटा यूज़ करके उसका अरिथमेटिक मीन या मीडियन निकालना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इनको ऐड करना, फिर डिवाइड बाय 20 लाख करना, या फिर मिडल वैल्यू ढूंढना। तो मैंने बोला कि काम करते हैं, ये जो डेटा है इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं,
कुछ सैंपल निकाल लेते हैं। मैंने 100-200 लोगों का सैंपल निकाल लिया लेट से। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 5 लोगों का सैंपल निकाल रहा हूँ। इसमें से मैंने रैंडमली कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए वेट के। तो लेट से मेरा जो सैंपल 1 था उसके अंदर नंबर निकल करके आए 60, 65, 80, 82, 85। ठीक है जी। और मेरा एक सैंपल नंबर 2 था। अगेन मैंने 5 लोगों का डेटा इसमें से निकाला। जरूरी थोड़ी ना ये सेम निकल करके आ जाए, डिफरेंस आ सकता है। तो लेट से आ गया 62, 63, 75, ठीक है ना, और 80 और 83, इस तरीके से रैंडमली मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए, अगर मैं अरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालूं इस केस में, और अरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालूं इस केस में, तो आंसर कितना कितना आएगा? जल्दी से निकाल के दिखाइए। अच्छा मीडियन तो मैं लिख देता हूँ, मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, आसान काम आप कर लो। करो भाई। बताइए, निकाल रहा है कोई? 74.4, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना फ़र्क है इन दोनों में? इतना ही है या फिर 1.8 का है? सॉरी 1.8 का है। अब एक बात बताइए, एक सैंपल और दूसरे सैंपल में अगर मैं कोई एवरेज निकालूं और उस एवरेज में ज़्यादा फ़र्क आए, वो अच्छा है या कम फ़र्क आए वो अच्छा है? कम फ़र्क आए वो अच्छा है, वो एवरेज ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यही एग्जैक्ट चीज़ वो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब फ्लक्चुएशन होती है सैम्पलिंग के अंदर तो मीडियन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू एम, इसलिए मीडियन की डिसएडवांटेज है। आई बात समझ अब? ठीक है। अब समझ आगे, इन कंपैरिजन टू एम इट इज़ मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग। क्लियर है? अगली बात, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको डिटेल में बताई थी जब रेगुलर क्लासेस करी थी, रिवाइज कर लिया करते तो ये अच्छा रहता भाई। खैर कोई नहीं, ये हम होल्ड पे डालेंगे, अभी एंड में करना है हमें क्लास के। मीन मीडियन मोड के बीच रिलेशनशिप तो तब करेंगे जब मोड हो जाएगा। ये रहा मोड। अगला एवरेज आता है हमारा मोड। अरे कहाँ गया भाई मोड, कहाँ से शुरू है? ये रहा। मोड जो होता है इसको हम फैशनेबल एवरेज बोलते हैं। कौन सा एवरेज बोलते हैं? फैशनेबल एवरेज। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब कुछ बार आया है, देखा है मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस इज ऑल्सो नोन एज फैशनेबल एवरेज। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको किस पे टिक करना है? मोड पे टिक करना है। मोड सिंपल मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जो भी नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा होगा वो क्या होगा? मोड होगा। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये एवरेज क्यों है? अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ 100 नंबर का लेट से, तो किस चीज़ के हाई चांसेस हैं कि 0 to 10 के बीच में ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे होंगे? लेट से जो मेरे पास डेटा है वो 1000 बच्चों का है, तो 0 to 10 के बीच में ज़्यादा बच्चों के नंबर रिपीट हो होंगे, या 10 to 20 के बीच में, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स बना लिए, अलग अलग क्लासेस बना लिए। आप लोग खुद बताने की कोशिश करो कि किस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर रिपीट हो रहे होंगे? 90 to 100 में, 0 to 10 में? यहाँ पे तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनके इतने कम इतने ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे आप देखोगे कि सर 40 to 60 के बीच में ज़्यादातर बच्चे हैं जिनके नंबर रिपीट हो रहे हैं, और जो हाईएस्ट रिपीटेड नंबर है वो आपका मोड होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बीच में लाया करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, तो इसलिए मोड को भी हम एवरेज बोलते हैं, अ नंबर विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब दिक्कत क्या है, मोड जो है ना बहुत रिजिडली डिफाइंड नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इतना बोल दिया, अ नंबर विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, वो मोड है। बट अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, हो सकता है मोड ना निकाल पाओ। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो जी, मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई ये बताओ क्लास में नंबर आए हैं, मोड बताओ क्या होगा, क्या आप निकाल पाओगे? मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, अ नंबर विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मोड होता है। मैंने बोल दिया ये है क्वेश्चन, मोड निकालो, क्या निकाल पाओगे? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि मोड इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। ऐसा हो सकता है कि आप मोड निकाल ही ना पाओ,
डेफिनेशन पता होने के बावजूद, ठीक है ना। और अगर वहीं एक मैं 15 और लिख दूँ तो आप बोलते हैं कि हाँ सर अब पता है मोड 15 होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 18 और लिख दूँ तो आप बोलोगे सर अब तो दो मोड आ गए, 15 भी आ गया, 18 भी आ गया, ठीक है ना। तो मोड क्या है, हो सकते निकले ही ना, हो सकते एक ही आ जाए, हो सकते दो आ जाए, हो सकते तीन भी आ जाए। अगर दो आ जाए तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आप लोग को, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और दो से ज़्यादा मोड्स आ जाए तो क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो मोड इसलिए जो है एक फैशनेबल एवरेज है और इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव मोर देन वन मोड। एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज़्यादा मोड्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जो 20 है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है और 25 भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में दो मोड्स है, 20 एंड 25। डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड इज कॉल्ड बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मोर देन टू मोड इज कॉल्ड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूटेशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालेंगे, एन ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका हो जाएगा मोड। डिस्क्रीट सीरीज में क्या निकालेंगे, जिस ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब वो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, मोड हो गया। और अगर मुझे कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना है मोड तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अगेन मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई कंप्यूटेशन के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते ज़्यादा, बहुत ही रेयर केस में कभी कोई आ गया इजी सा आ गया, वरना बहुत लेंदी होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस कंप्यूटेशन पे करना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। मैंने बोला फाइंड मोड, तो पहले तो मुझे आप खुद कॉमन सेंस लगा करके बताओ कि मोड किस रेंज में फॉल करेगा। 20 to 30, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। तो इस क्लास को मैंने बोल दिया मॉडल क्लास। क्या बोल दिया, मॉडल क्लास। तो पहला स्टेप यही लिखा है, देखो एग्जैक्ट सेम, फाइंड मॉडल क्लास दैट इज क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपको लगा देना है फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, सुनना ध्यान से, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 जो होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इसके ऊपर वाली और F2 इसके नीचे वाली। आपको क्या करना है, L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास 20 प्लस 40 माइनस 20 अपॉन 2 टाइम्स 40 माइनस 20 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ मॉडल क्लास 10, और आपका आंसर आ जाएगा। 40 माइनस 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, 80 माइनस 50 30, तो 200 अपॉन 30 कितना होता है भाई, ये होता है 6.66, तो आंसर आ जाएगा 26.66। तो देखो आपका आंसर 20 और 30 के बीच में आ रहा है, यानी कि ठीक आ रहा है, मतलब हाँ ठीक होने के चांसेस हैं। पर 20 से कम है, 30 से ज़्यादा आ रहा होता तो 100% गलत होता। आ गया समझ आपको ये फॉर्मूला, इजी, ठीक है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़े। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल मोड कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर आपको मोड कैलकुलेशन करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। पहला, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस विथ एक्सक्लूसिव क्लासेस, यानी कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है और इंक्लूसिव गिवन है तो अगेन पहला स्टेप क्या होगा, उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना, यानी कि चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है तभी आंसर आता है। अगर आप इंक्लूसिव से ही आंसर निकाल दोगे तो गलत आ जाएगा। बट अरिथमेटिक मीन के केस में ऐसा नहीं होता। अरिथमेटिक मीन के केस में इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो आंसर सेम ही आता है, ठीक है ना। और आपको अगर इस चीज़ का यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत छोटा सा। मैं पहले एक क्लास बना रहा हूँ, बताओ कौन सी क्लास है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, बोलो हाँ या ना, क्या है इंक्लूसिव। अब मैंने बोला कि भाई अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इंक्लूसिव से निकालो एक्सक्लूसिव से निकालो, आंसर सेम ही आता है। मुझे बताइए अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालना चाहता हूँ तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मिड वैल्यूज निकालना। मिड वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, दिस प्लस दिस अपॉन 2, यहाँ पर क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी, कोई गिले शिकवे, ठीक है। अब इसी इंक्लूसिव क्लास को मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, पहला स्टेप डी निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस अपॉन 2, कितना जाएगा 0.5। फिर सारी लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करूँगा, सारी अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 0.5 टू 10.5, ये हो जाएगा 10.5 टू 20.5, ये हो जाएगा 20.5 टू 30.5। बताओ जी एक्सक्लूसिव बन गई, हाँ या ना। अब इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, आ रही है सेम, नहीं आ रही,
यानी अरिथमेटिक मीन भी सेम ही आएगा भाई जब एक्स सेम आ रहा है तो। यानी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो। बट अगर आपको मीडियन या मोड निकालना है तो इट इज़ कंपलसरी कि इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं मिडिल वैल्यू, दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 0.5 प्लस 10.5 कितना होगा 11/2, 11/2। ठीक है जी। चलिए, द क्लास इंटरवल मस्ट बी सेम, दैट इज क्लासेस ऑफ ऑल, द साइज ऑफ ऑल क्लास इंटरवल मस्ट बी सेम। मोड निकालने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पास क्लास इंटरवल हैं तो सारी सबकी विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो हो जाए चेंज, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 की जगह 20 to 40 हो गया, फिर 40 to 50, 50 to 60। अब ये हमारी अनइक्वल विड्थ है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको इक्वल में कन्वर्ट करो, यानी अब इसको आप दो हिस्सों में बांट दो, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है ना। और फिर अकॉर्डिंगली इसकी फ्रीक्वेंसी भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अगला, इफ़ दे आर अनइक्वल देन दे शुड फर्स्ट बी मेड इक्वल। अगर वो अनइक्वल हैं तो उनको पहले इक्वल आप करो। चलो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोड, मोड की प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाली कॉपी पेस्ट अरिथमेटिक मीन की तरह कोई फर्क नहीं है। यानी अगर मेरे पास एक्स ऑब्जर्वेशन उनका मैंने मोड निकाल लिया और उन सभी ऑब्जर्वेशन में मैंने कोई एक नंबर ऐड कर दिया माइनस कर दिया, तो वो जो मोड है वो भी उसी नंबर से ऐड या माइनस हो जाएगा। अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है और उनमें कोई नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एक सिंगल नंबर हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया मोड है वो भी पुराने मोड मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर हो जाएगा। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ये एक बार हमने अरिथमेटिक मीन में अच्छे से पढ़ लिया तो हमें बार बार इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से पूरे चैप्टर में अप्लाई होती है। बट जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है, जो हमने पहले नहीं पढ़ी, उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे यहाँ पर। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करते हैं, मोड, मीडियन या मीन में से कोई दो चीज़ दे देते हैं, कोई भी दो चीज़, और आपको तीसरी चीज़ पूछ लेते हैं क्या होगी। अगर तो आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप आंसर निकाल लोगे, और अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। मेरिट क्या है मोड के बताओ। ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, बिल्कुल हाँ। इट कैन बी कंप्यूटेड ईजिली फ्रॉम ओपन एंड डेटा। अगर आपके पास ओपन एंड डेटा है तो ईजिली निकल सकता है। अब देखो, अगर ये डेटा जो है ये लेस देन 10 कर दूँ और यहाँ मोर देन 50 कर दूँ, तो क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मॉडल क्लास तो वही रहेगी। ठीक है ना। मॉडल क्लास के बाद फॉर्मूला भी वही रहेगा। यानी ओपन एंड क्लासेस हों तो मोड पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मेरे पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन निकालो, मोड निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने में दिक्कत आएगी। अभी देखो यहाँ पर तो क्या है, 20 to 40 को आप 20, अच्छा अगर सबसे नीचे होती तो वो ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप बोलो कि सर अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो आप इसको तो F1 ले लेते, फिर F2 किसको लेते, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, अच्छा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर होता तो आप मॉडल क्लास क्या लेते हैं? मॉडल क्लास होती तो है बट आंसर नहीं निकलता, कोई क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता, क्योंकि आपके पास एल नहीं होता, आपके पास विड्थ नहीं होती। ठीक है ना। बट अगेन देखो, मोड जो है, देखो आप, ये तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई जो बनाई जा सकती है दिमाग के अंदर, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 to 10 और 90 to 100 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के नंबर नहीं आए होंगे। बच्चों के ज़्यादातर नंबर 40, 50, 60 की रेंज में आए होंगे। तो मॉडल मार्क्स जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्सट्रीम कोने पे एग्जिस्ट करते नहीं हैं। इसलिए प्रैक्टिकली सिचुएशन अराइज नहीं होती, दिमाग में तो अराइज हो सकती है और फिर इसका आंसर निकलेगा भी नहीं। ठीक है ना, आप कर ही नहीं पाओगे आगे सॉल्व उसको। आइए जी, अगला क्या है, इट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अगर आपको फिर भी मोड निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है जी। आइए, इट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। देखो, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कौन सी होती हैं? जो एकदम लोअर साइड पर हो या एकदम हायर साइड पर हो, और ये ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली बात है बहुत लिमिटेड होती हैं। ठीक है ना। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा बच्चों के 100 मार्क्स आए होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों के 0 मार्क्स आए होंगे, 1 मार्क्स आए होंगे। ठीक है ना। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो, इनको हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इनके चेंज होने से क्या मोड पे कोई चेंज पड़ेगा? नहीं। ठीक है ना। मोड तो क्या, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है।
इट इज़ द अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा से डील कर रहे हो तो आप मोड को एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज मान सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि मीडियन हो या मोड हो, दोनों ही बेस्ट मेजर्स माने जाते हैं टू डील विद क्वालिटेटिव डेटा। इट कैन समटाइम्स बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन। कई बार तो आप सिर्फ देख करके बता सकते हो मोड क्या होगा, बस आपको ये तो देखना सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। मीडियन मोड में बेस्ट दोनों ही अच्छे माने जाते हैं प्रैक्टिकली, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या लोग ये आप बोलना चाह रहे हो, तो इन दैट केस आप मीडियन पे टिक करना। इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम का यूज़ करके भी मोड को निकाल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग हिस्टोग्राम, मोड पे टिक करना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मोड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच ग्राफ, ठीक है ना। 4 ऑप्शन होंगे, ओजाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, तो आप हिस्टोग्राम पे टिक करेंगे। डीमेरिट्स क्या है मोड के? इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट है उसी पर बेस्ड है, बाकी चेंज होता रहे इधर उधर कोनों पर, लोअर एंड पर और हायर एंड पर चेंजेस आते रहे, मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन कंपैरिजन टू एम, इट इज़ मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशनल सैम्पलिंग। ये वही हो गया जो मैंने आपको तब भी समझाया था मीडियन के साथ। वैल्यू ऑफ मोड कैनॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड, और जरूरी नहीं है कि हर बार मोड की वैल्यू आप निकाल ही लो। और इसी की वजह से, 5th पॉइंट की वजह से ही बना है आपका फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। फर्स्ट पॉइंट का जो रीज़न है वो बेसिकली 5th पॉइंट है। तो मोड भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। तो पहला वाला रिलेशनशिप और चौथा वाला रिलेशनशिप सेम ही है, हम पढ़ चुके हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है। इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मैं आप लोगों को, और बच्चे इसको भी गलत कराते हैं, और उसका रीज़न भी है, वो सारे एक जैसे ही लगते हैं देखने में। हो सकता है आप में से अभी भी कुछ बच्चे गलत बताएं इसको। ये देखो ये आ गया, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। बताओ जी कौन सा फॉर्मूला सही है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एकदम डायरेक्ट। हो सकता है इसमें भी आप में से कुछ बच्चे गलत कर दे, जबकि अभी अभी देखा है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा ध्यान से रटना है उस चीज़ को, ठीक है ना। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, बिल्कुल सही। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अच्छा, जैसा भी हमने क्वेश्चन देखा वैसे ही क्वेश्चन इसके साथ भी बनाया जा सकता है। उसमें क्या कर सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड माइनस 2 मीन, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको बताना है सही कौन सा है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट खोल के मोड एक साइड, बाकी सारे मीन और मीडियन एक साइड ले जाओगे, तो आपका यही बनेगा, करके देख लेना। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको अल्टीमेट यही आंसर मिलेगा, ठीक है जी। और फिर ये दो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 एंड Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ये अभी होल्ड पे डालेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, क्वार्टरली डिकेलन परसेंटेज, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो दिस फॉर्मूला यानी कि ये वाला फॉर्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोड इन केस ऑफ बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें दो से ज़्यादा मोड्स आ रहे हैं, आपको एक ही मोड की ज़रूरत है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो और आपका एक सिंगल मोड निकल करके आ जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा मुश्किल एवरेज के ऊपर, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। अब सुनिए, अगर मेरे पास डेटा है लेट से 5, 10, 14, 20 और मुझे बोला गया इसका एवरेज निकालो, और एवरेज में भी क्या निकालो, अरिथमेटिक मीन। तो आप कैसे निकालोगे, 5 + 10 + 14 + 20/4, आया ना। बट अगर मैंने बोला कि एवरेज में GM निकालो, तो कैसे निकालोगे, किसी को याद है, बताइए। अरन, वेरी गुड। तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है तो क्या हम बोलेंगे 4th रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो क्या है कि जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है उसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है कि भाई क्या किया। जैसे अगर आप अपने मम्मी या पापा को समझाओ जिन्हें बहुत पहले मैथ्स पढ़ी थी, ठीक है ना, आप उनको इस चीज़ समझाने की कोशिश करो तो उनको थोड़ा कम समझ आएगा। बट अगर आप उनको बोलो कि अरिथमेटिक मीन समझो तो जल्दी समझ जाएंगे वो कंपैरेटिवली। जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एवरेज समझना। निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है। कैलकुलेटर पे चारों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड कितनी बार अंडर रूट प्रेस करेंगे, जल्दी बताइए, 2 बार। 2 बार अंडर रूट प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ रहा है,
5, 10, 14, 20, 10.87। देखो कहीं ना कहीं इन चारों नंबर्स के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। और ये हर एक एवरेज की टेंडेंसी है, हर एक एवरेज की, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 5 + 10 + 14 + 20 डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है 12.25। ये भी इन चारों के बीच में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है। लो जी, ये भी एक एवरेज है, ठीक है ना। अब ये चीज़ जो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है डिफरेंस, इसमें एक पैटर्न हमेशा एग्जिस्ट करता है, और वो ये पैटर्न है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आएगा, चाहे कुछ हो जाए। आप किसी भी टाइप का डेटा बना लो अपने पास, किसी भी टाइप का, बड़े से बड़े नंबर, छोटे से छोटे नंबर, दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना। आप जब भी उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कम आएगा अरिथमेटिक मीन से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरिथमेटिक मीन कम आ जाए ज्योमेट्रिक मीन से। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है जी। पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो देखो क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ n टर्म्स। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर असर्टेनिंग रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। इफ़ यू वांट टू असर्टेन रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस यू शुड प्रेफर। ऑप्शन आ जाएंगे AM, GM, HM, एनी ऑफ दीज। किस पे टिक करके आओगे, GM पे टिक करके आओगे। यानी कि अगर आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रेट ऑफ चेंज। अगर आपका रेट, रेशियोज एंड परसेंटेजेस के फॉर्म में डेटा गिवन है, और डेटा जो गिवन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, यानी मंथली डेटा गिवन है, ईयरली डेटा गिवन है, क्वार्टरली डेटा गिवन है, तो आप हमेशा किस एवरेज को यूज़ करोगे एवरेज निकालने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करोगे। इसको बेस्ट माना जाता है इस पर्पज़ के लिए। तो GM ऑफ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर इस डेटा को जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में मैं इंडिविजुअल फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, मैं अगर इसका बोलो कि भाई ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो कैसे निकालूंगा, 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 टू दी पावर 1/6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है। क्या मैं 5 × 5 को 5 स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इसको 10 क्यूब, और इसे 20 टू दी पावर 1/6। मुझे एक बात बताइए, क्या ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 टू दी पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 टू दी पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 टू दी पावर f3 टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ या ना। ये तो हो रहा है x1 टू दी पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 टू दी पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 टू दी पावर f3। यही हो रहा है यहाँ पर, यही हो रहा है यहाँ पर। तो बस ये फॉर्मूला बन गया। देखो तो आपको उसमें कुछ रटने जैसा है क्या, बताओ हाँ या ना। नहीं है, समझने वाली चीज़ है भाई। ये और ये एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में होती भी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है क्योंकि क्वेश्चन में होती है। और फ्रीक्वेंसी पावर में क्यों आ रही है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नंबर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करने की जगह 5 की पावर 5 कर दो। अब आता है ये वाला फॉर्मूला, ये आप लोग अभी रिवीजन क्लासेस में छोड़ सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको बता दिया था कि एग्जाम में ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन अगर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसमें फॉर्मूला लगे, और रीज़न बहुत सिंपल था, एक नंबर को जस्टिफाई नहीं करता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, लॉग वॉग निकालना पड़ता है, एंटी लॉग भी निकालना पड़ता है, और वो 1 मिनट में कभी नहीं हो सकता, इसलिए एक नंबर के लिए पूछा भी कभी नहीं जा सकता। बट अगर आपको स्टिल जानना है कि सर क्या था, तो आप हमारे रेगुलर जो बैचेस हुए थे उसके अंदर ये वीडियो जा करके देख सकते हैं, सारे के सारे आपके ऐप पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। देख लेना, जिस भी क्लास में ज्योमेट्रिक मीन शुरू हुआ था उस क्लास के अंदर ये समझाया था मैंने डिटेल में, और इसको समझाने में मुझे अराउंड 40-45 मिनट्स लगे थे अकेले। अलग अलग सिचुएशंस में मैंने आपको समझाया था क्या क्या होता है। चलिए जी, तो ये भी आप उसी में देख सकते हैं, क्योंकि जब ये हम सॉल्व करते हैं तो हमें log x निकालना होता है। x लेट से 10 है तो log 10, log 20, log 15, log 100 ये सब निकालना होगा। तो कैसे निकालना है उसका ये था टेक्निक। और फिर जब ये आंसर आ जाएगा, लेट से इस पूरे का आंसर आ गया 2.71, तो एंटी लॉग ऑफ 2.71 निकालने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ GM।
मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और एक भी ऑब्जर्वेशन 0 हो गई, क्या उसका ज्योमेट्रिक मीन निकल पाएगा? बोलो हाँ या ना। क्योंकि आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन 0 हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, वही चीज़ लिखी यहाँ पर। इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर मेरी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लेट से सेम है, मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, आप सभी के 18-18 नंबर आ गए उसमें, तो बताओ उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 18। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ AM। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 18। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ GM। उसका मीडियन क्या होगा? 18। उसका मोड क्या होगा? 18। उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 18। यानी अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो आप कोई भी एवरेज निकालो, सारे के सारे सेम ही आते हैं। और ये एक अकेली एक्सेप्शन होती है इस रूल की कि AM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन GM। ये जो रूल है इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन और वो यही है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो फिर ये दोनों सेम होंगे, वरना हमेशा AM GM से बड़ा होगा। चलिए जी, ये भी हमारा समझ आ गया हम लोगों को। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम इफ GM इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ दी इन प्लेस ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलना चाह रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1, 3 और 9। बताओ जी इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर 1/3 का आंसर आ रहा है 3। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता कितना है? 27। और अगर मैं 1, 3 और 9 को रिप्लेस कर दूं इनके ज्योमेट्रिक मीन से, तो 1 की जगह लिखूं 3, 3 की जगह लिखूं 3 और 9 की जगह लिखूं 3, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? 27। बस यही बात प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल रही है कि अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्लेस कर दूं उनके ज्योमेट्रिक मीन से, तो जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम इफ द GM इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अगर मैं GM को सब्स्टिट्यूट कर दूं ऑब्जर्वेशंस की जगह और प्रोडक्ट निकालूं तो प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, जो पहले था वही अब रहेगा। अब कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला है, अगेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर के हिसाब से बहुत लेंथी हो जाता है। अगेन इसमें देखो लॉग वॉग आ गया ना, तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अगला, द GM फॉर द गिवन डेटा सेट इज ऑलवेज लेस देन द अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा सेट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि GM जो होता है डेटा का वो हमेशा लेस होता है अरिथमेटिक मीन से, यानी AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 क्या बोलती हैं। ठीक है जी, आपके पास लेट से X और Y 2 ऑब्जर्वेशन है। लेट से आपका मैथ का टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, और आपका अकाउंट्स का टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं अभिजीत सर ने। आपके मैथ्स में 5, 10, 15, 16, 17 ऐसे नंबर है, और अकाउंट्स में आपके 9, अच्छा 0 भी आएंगे किसी का, चलो 9, 10, 12, 15, 18 ऐसे नंबर है। क्लियर है। अब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ मैथ्स के मार्क का, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ अकाउंट्स के मार्क का। निकाल लोगे आप लोग? हाँ या ना? निकाल लोगे? अच्छा काम करते हैं, अभी निकाल लेते हैं, तो उसको मैं एक एक कम कर देता हूँ, आप आराम से निकाल लोगे। बताओ जी इसका GM क्या आएगा? इसका GM कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 16 और 2 बार अंडर रूट 10.46, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 और 2 बार अंडर रूट 11.28। यानी आपने अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू मैथ्स। अब सुनो, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ अकाउंट्स और मैथ्स के मार्क्स का कंबाइन करके, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा इन नंबर्स का। बोलो है या ना? अब इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जगह प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई निकालना है तो आप क्या करो, आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स जो आप निकाल चुके हो और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई जो आप निकाल चुके हो, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। बताओ जी आंसर क्या आएगा? 10.466 मल्टीप्लाई बाय 11.28। आपका आंसर आ गया 118.056।
बस ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 सॉरी, क्या बोल रहे हैं देखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, दैट इज इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z की जगह मैं एक्स वाई भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि x और z बराबर है। क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है जी। तो बेसिकली मुझे क्या है, मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी इन चारों को मल्टीप्लाई करके 2 बार अंडर रूट दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूँ। समझ आ गई प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही बोलती है, बस वो ये बोलती है कि अगर अब आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन वाई निकालना है, लेट से मैथ्स के मार्क अपॉन अकाउंट्स के मार्क, तो आप x अपॉन वाई निकालोगे। यहाँ पर पहले तो 5 अपॉन 9 करोगे, 10 अपॉन 10 करोगे, 15 अपॉन 12 करोगे और 16 अपॉन 15 करोगे, और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। उसकी जगह क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x जो आपने निकाला है डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y जो आपने निकाला है, ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ, ठीक है जी। ये है प्रॉपर्टी नंबर 7 का कहना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ जीएम्स ऑफ द टू वेरिएबल, दैट इज इफ z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z की जगह क्या मैं एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज दिस मच एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज दिस मच, व्हाट वुड बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इनटू y। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो जो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन उनको मल्टीप्लाई करके आंसर टिक करके आना है, ठीक है ना। और ये भी बच्चे गलत कराते हैं एग्जाम में, इतना सा करना होता है, ये भी गलत कराते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्वेश्चन में करना क्या है, उन्हें कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहता। अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि सर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, निकाल दिया। बट अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप खुद सोचो कि आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करें उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, एक भी ऑब्जर्वेशन में चेंज आएगा ज्योमेट्रिक मीन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मेरिट है कि ये जो एवरेज है ये हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये अरिथमेटिक मीन की भी मेरिट है, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है, ज्योमेट्रिक मीन की भी मेरिट है और ये हार्मोनिक मीन की भी मेरिट है। मीडियन और मोड की ये डीमेरिट है, क्योंकि मीडियन और मोड चेंज ही नहीं होते, कई बार तो ऑब्जर्वेशन में चेंज आ जाता है फिर भी। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब देखो, आपको जहाँ जहाँ आप किसी भी एवरेज का यूज़ करके उसका कंबाइंड निकाल सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे अरिथमेटिक मीन का यूज़ करके हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करके कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज़ करके कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। तो इन तीनों की एक मेरिट होती है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। बट मीडियन और मोड का यूज़ करके हम कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए वहाँ पे लिखा जाता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स एंड लेस वेट टू लार्जर आइटम्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि सर ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो उसका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा आता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कम आता है। तो इसका जो रीज़न है, इसका मेरिट है, क्या बोला जाता है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन छोटे आइटम्स को ज़्यादा वेटेज देता है और इसलिए एक लोअर एंड पर आता है, और अरिथमेटिक मीन हर एक आइटम को इक्वल वेटेज देता है, इसलिए एक हायर एंड पे आता है। इसने हर एक आइटम को इक्वल वेटेज दी, तो एक ये नॉर्मल फिगर आ गई। और ज्योमेट्रिक मीन ने छोटे आइटम्स को थोड़ी ज़्यादा वेटेज दी, तो ऑब्वियसली बात है इसका ये जो एवरेज है थोड़ा लोअर एंड पर आएगा, और इसलिए ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कम होता है अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स एंड लेस वेट टू लार्ज आइटम्स। इट इज़ अफेक्टेड टू अ लोअर एक्सटेंट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन। अगर आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं और आप उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली ऐसा समझो कि आपके पास डेटा था, ठीक है ना। जैसे मैंने इस क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया, उसको मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला, उसको मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो एवरेजेस निकाले। एक बच्चा मेरे पास आया जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, वो बोलता है कि सर आपने मुझे मार्क्स गलत दिए, उसको मैंने 5 नंबर और बढ़ा दिए। मैंने दोबारा अरिथमेटिक मीन निकाला, दोबारा ज्योमेट्रिक मीन निकाला। अब जो पहले का अरिथमेटिक मीन था और जो अब का अरिथमेटिक मीन है उसमें भी फ़र्क आया, और जो पहले का ज्योमेट्रिक मीन था और अब का ज्योमेट्रिक मीन है उसमें भी फ़र्क आया। बट किस में ज़्यादा फर्क आया? इट इज़ अफेक्टेड टू अ लोअर एक्सटेंट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी कि ज़्यादा फर्क आया होगा अरिथमेटिक मीन में, और ज्योमेट्रिक मीन में कम फर्क आया होगा। जब मैं डिफरेंसेस देखूंगा पहले के एम्स का बात की और बात के एम का, और पहले के जीएम का बात के जीएम का, तो जो डिफरेंस में फ़र्क है वो अरिथमेटिक मीन का ज़्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन का कम होगा।
इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, इट इज़ नॉट अफेक्टेड की जगह होना चाहिए इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो ऑब्वियसली बात है जीएम चेंज होगा बट कम चेंज होगा। तो यानी कि जब फ्लक्चुएशन हुई थी सैम्पलिंग के अंदर तो हमने मीडियन और अरिथमेटिक मीन का समझा था। जब प्रथम आपने पूछा था कि सर समझा दो, तो वहाँ पे देखा था कि मीडियन पे 5 का फर्क पड़ रहा था बट 1.8 का फर्क पड़ रहा था अरिथमेटिक मीन पे। वहीं अगर मैं एएम और जीएम निकालता तो जीएम पे और कम फर्क पड़ रहा था, 1.8 से भी कम। ठीक है ना सर, एक प्रॉपर्टी में जीएम एएम के बराबर भी है ना? जीएम एएम के बराबर तब होता है जब सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो। क्वेश्चन आ गया एएम इज ऑलवेज लेस देन एएम, ट्रू फॉल्स वाला, तो मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या देना है, अब अभी आएगा, उस थोड़ी देर में आएगा वो चीज़। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये चीज़ है ना, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वल कब होगा और ग्रेटर स्मॉलर क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट रुकना। ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय नॉन मैथमेटिकल पर्सन। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई नॉन मैथमेटिकल पर्सन है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है जीएम को समझना। इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो द ज्योमेट्रिक मीन बिकम जीरो। अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जीरो है तो ये जीरो बन जाता है। इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव देन ज्योमेट्रिक मीन्स बिकम इमेजिनरी। अगर मैंने आपको बोला कि भाई 4 नंबर्स हैं -2, 4, 6 और 10, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? ये करोगे क्या आंसर निकल सकता है? क्या आप किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट निकाल सकते हो? स्क्वायर रूट, nth रूट नहीं निकाल सकते, वो एक कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसलिए ये इसकी एक डीमेरिट है। यानी ज्योमेट्रिक मीन के साथ दिक्कतें क्या हैं समझने की कोशिश करना। अगर ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी कोई भी नेगेटिव है या ज़ीरो है तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल ही नहीं सकते आप लोग, वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। या अगर ज़ीरो है, कोई एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव नहीं है तो ज़ीरो आएगा, कोई भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ गई तो आंसर ही नहीं निकलेगा। ये इसके साथ बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। आइए, वेयर टू यूज जीएम। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर असर्टेनिंग एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप जीएम का यूज़ करो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जीएम का यूज़ कहाँ किया जाए? देखो, 2 नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वैसे तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है नीचे वाला, फिर आंसर निकल भी जाता है बट वो आंसर करेक्ट नहीं होता। खुद सोच करके देखो कि वो आंसर करेक्ट होता क्या। आपने वो एक तरीके से पॉजिटिव की तरह ट्रीट हो गया, ठीक है ना, तो उसने जो उसको नेगेटिव का इम्पैक्ट आना चाहिए था एवरेज के ऊपर वो तो आया ही नहीं। आई बात समझ आपको? आंसर गलत हो जाएगा वो। जैसे अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो -2 का इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, क्योंकि आपका जो टोटल है वो कम होगा। 4 + 6 + 10 + 2 करो या 4 + 6 + 10 -2 करो तो फर्क पड़ता है ना इस चीज़ का, तो उसकी वजह से अरिथमेटिक मीन चेंज होगा। बट अगर आप 2, 4, 6, 10 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, -2, -4, 6 और 10 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो सेम ही आ रहा है भाई, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा आपको फिर। चलो, वेयर टू यूज जीएम। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर असर्टेनिंग एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो मैंने आपको बोला कि जब भी रेट ऑफ चेंज हो और कब हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो, तो आप हमेशा जीएम का यूज़ करो। इट कैन बी यूज फॉर डेटा रिलेटिंग टू रेट ऑफ चेंज, रेशियोज, परसेंटेज, इंक्रीज इन सेल, पॉपुलेशन साइज ओवर अ कॉन्सिक्यूटिव टाइम पीरियड। तो अगर आपके पास कोई भी रेट, रेशियोज एंड परसेंटेजेस का डेटा है और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, अब हमेशा जीएम का यूज़ करेंगे। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 चैप्टर्स में पूछा जा सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, वहाँ उसका भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का भी क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी गई है, इस चैप्टर में भी ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो बेस्ट एवरेज जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। आपको याद होगा इंडेक्स नंबर में हमने एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पढ़ा था एक मेथड, ठीक है ना, उसके अंदर एएम और जीएम का यूज़ करके आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जीएम ज़्यादा बेटर होता है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल एवरेज टू बी यूज व्हेन इट इज़ डिसाइड टू गिव मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स। अगर आपको स्मॉलर आइटम्स को ज़्यादा वेटेज देनी है तो आप जीएम का यूज़ करो, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉलर आइटम को ज़्यादा वेटेज देता है। अब एग्जाम में ना ये बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं कई बार। होता क्या है, इम्पॉर्टेंट है तो जाओ, होता क्या है कि यही सेम जो पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे मिलता जुलता पॉइंट एचएम में भी लिखा जाता है हार्मोनिक मीन के अंदर। वहाँ पे क्या लिखा जाता है? इट इज़ द मोस्ट सूटेबल एवरेज टू बी यूज्ड। एचएम की बात कर रहा हूँ। इट इज़ द मोस्ट सूटेबल एवरेज टू बी यूज्ड व्हेन इट इज डिसाइड टू गिव लार्जेस्ट वेटेज टू द स्मॉलेस्ट आइटम।
फ़र्क समझ आ रहा है आपको दोनों में? ये फ़र्क आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊंगा। AM जो है वो हमेशा बड़ा होता है GM से, और GM जो वो हमेशा बड़ा होता है HM से। यानी HM सबसे छोटा होता है, यानी कि HM छोटे आइटम को सबसे ज़्यादा वेटेज देता होगा। आई बात समझ? और यही डिफरेंस है GM और HM के अंदर, दोनों ही देते हैं ज़्यादा वेटेज स्मॉलर आइटम्स को, बट ज़्यादा वेटेज कौन देता है स्मॉलर आइटम्स को? HM। यही फ़र्क था यहाँ पर। यहाँ पे मोर की जगह मैंने क्या बोल दिया? लार्जेस्ट लिख दिया, लार्जेस्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स, तो आप GM पे टिक करके आओगे। बट क्वेश्चन आ गया विच आइटम गिव्स मोर वेटेज टू लार्जेस्ट वेटेज टू स्मॉलेस्ट आइटम या स्मॉलर आइटम, लार्जेस्ट वर्ड लिख दिया मोर की जगह, तो आप HM को टिक करके आओगे। तो आपको देखना है कि मोर वर्ड लिखा है या लार्जेस्ट वर्ड लिखा है। मोर वर्ड लिखा है तो GM ठीक आंसर है, लार्जेस्ट वर्ड लिखा है तो HM ठीक आंसर है। सिर्फ इसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है आप लोग कई बार कि ऐसा हमने दो जगह पढ़ा था, कौन सा वाला टिक करें। आइए जी, आखिरी एवरेज। इस एवरेज के बाद हमारे पास क्या बचेगा? अदर पार्टिशनल वैल्यूज। इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो डेफिनेशन पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, दो बार तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, एक बार ही लिख देते हैं उसी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसने दो बार लिख दिया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास लेट से डेटा है 5, 7, 8, 10, आपको इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, आप निकालोगे। आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है वो भी निकालोगे। मैं बोलता हूँ अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप कैसे करोगे? तो एक पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है कि n/1/x1+1/x2+1/x3। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4, यानी कि 4/1/5 + 1/7 + 1/8 + 1/10। लो जी, आपका HM आ जाएगा। एक हो गया तरीका डेफिनेशन का यूज़ करके कि भाई डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो डेफिनेशन के हिसाब से स्टेप 1 होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, इनका रेसिप्रोकल निकालो, इनका रेसिप्रोकल निकालो। लो जी, स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 होता है कि जो आपने रेसिप्रोकल्स निकाले हैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होती ये 4, तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। फिर होता है आखिरी स्टेप, स्टेप 3, कि जो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला है इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। तो आपका आंसर क्या जाता? ये हो जाता। और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो है। आगे बात समझ आप लोगों को? तो डेफिनेशन क्या बोलती है, दोबारा सुनो। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि स्टेप 3 की बात कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन किसका? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन किसका निकालना है? जो ऑब्जर्वेशंस है उनके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालना है। यानी जब आप ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर उसको वापस से रेसिप्रोकल कर दो, इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको समझ, थोड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, ऐसे समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको इसको तोड़ के समझाया कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन किसका? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, जो ऑब्जर्वेशन उनके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर उस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करो, तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये आपकी फॉर्मूला बन गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा, इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, सॉरी HM, अच्छा लिखा तो है, सॉरी ये दिखा नहीं मुझे, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज़ का। बट अगर आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। समझने की कोशिश करते हैं। आपकी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी है ये। अब मैंने बोला कि भाई इसको पहले इंडिविजुअल फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? 5,5, 10, 10, 10, 15। अब मैंने बोला कि भाई इसका HM निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्योंकि ये 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं बोल सकता हूँ 6/2/5 + 3/10 + 1/15। फॉर्मूला क्या बन गया? n/f1/x1 + f2/x2 + f3/x3 बन गया। वही हमने किया यहाँ पर, और वही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला भी वही चीज़ लिखी है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो अलग लिखा है, n/sum of f/x। तो देखो बात एक ही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप एक काम करो, आप f/x निकाल लो, तो 2/5 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा और 1/15 आ जाएगा। और इनका सम निकाल लो, तो इनका सम क्या हो जाएगा? उप्स,
ये हो जाएगा n अपॉन सम ऑफ f बाई एक्स भी बोल सकते हैं इसको, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ f बाई एक्स है, ये क्या है, सम ऑफ f बाई एक्स है, यानी फॉर्मूला क्या बोल लिखा जा सकता है, n अपॉन सम ऑफ f बाई एक्स। ओके जी, आ गई बात समझ क्या हो रहा है, एक ही बात होती है, कोई फ़र्क नहीं है, लिखने का फ़र्क है बट बात एक ही है। ये भी क्लियर हो गया। अगेन मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इनकी कंप्यूटेशन के क्वेश्चन रेयरली आते हैं। अगर कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है तो अरिथमेटिक मीन का तो शायद ही आए, ठीक है ना, मीडियन और मोड का भी शायद ही आए। 1% 2% चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट कंप्यूटेशन के क्वेश्चन GM या HM के आ जाएँ, और अगर GM HM के आते भी तो 3 या 4 ऑब्जर्वेशन होती हैं सिर्फ, उनका आपको GM या HM निकालना होता है। 3 या 4 ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज़ का ही क्वेश्चन होता है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का नहीं होता, क्योंकि वही एक नंबर को जस्टिफाई कर पाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता, बाकी तो सब फिर एक नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ HM, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस taken by a variable are same, say k, then the harmonic mean of the observation is also same। अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो उनका हार्मोनिक मीन भी सेम होगा। इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0, HM इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन 0 हो गई तो इनका HM क्या हो जाएगा, 4 अपॉन ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, 4 अपॉन 1/0 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5। बताओ 1/0 क्या निकाल सकते हैं, क्या होता है इसका आंसर, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। द हार्मोनिक मीन हैज़ द लीस्ट वैल्यू व्हेन कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है AM और GM के कंपैरिजन में, यानी आपको याद रखना है कि AM सबसे बड़ा, फिर GM और सबसे छोटा HM। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, अगेन नहीं भी करोगे काम चल जाएगा। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगेन अगर आ जाते हैं तो फॉर्मूले एकदम सिंपल से हैं। आपको वेटेड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सारे वेट को ऐड करना है, सम ऑफ वेट अपॉन W अपॉन एक्स, हर एक वेट को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, जो टोटल आएगा उसका सम आएगा वो नीचे लिख देना। और कंबाइंड हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, ईजी है। आपके पास 2 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ डेटा गिवन होंगे, ठीक है ना, लेट्स से इस वाली क्लास में उस वाली क्लास में टेस्ट लिया गया, इस क्लास में कुछ 40 बच्चे बैठे, दूसरी क्लास में कुछ 60 बच्चे बैठे, 40 और 60 तो 40 + 60 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हार्मोनिक मीन गिवन होगा दोनों क्लासेस का, लेट्स से इसका 15 है, उस वाली क्लास का 18 है, तो 40/15 और 60 जो भी इसका हार्मोनिक मीन था 18 करोगे, आंसर आ जाएगा। यूजेस ऑफ HM, इट इज़ यूज्ड प्राइमली इन एवरेजिंग स्पीड्स व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे, स्लो समझेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी आपको लग गए, क्वेश्चन पढ़ करके ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड, क्या लगे क्वेश्चन को पढ़ करके कि इसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड और आपको एवरेज स्पीड निकालने को बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्लिक करना चाहिए हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ यूजिंग एन एग्जांपल, ध्यान से समझना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान के चलते हैं, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सिटी A है, ये सिटी B है, ये सिटी C है। एक बंदा सिटी A से सिटी B जाता है 80 km/h की स्पीड पे, B से C जाता है 100 km/h की स्पीड पे, और C से A जाता है 60 km/h की स्पीड पर, ठीक है ना। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है। और जो डिस्टेंस है ABC का, मान के चलो ये जो डिस्टेंस है ABC का ये 100 किलोमीटर ईच है। तो आप लोग पता है क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, आप 80 + 60 + 100/3 कर देते हैं, जो कि सही है या गलत, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से निकालनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्पीड, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलो, बात एक ही है। स्पीड कितनी कितनी थी 80, 100 एंड 60। डिस्टेंस कितना था 100, 100 एंड 100। तो बताओ बी से सी जाने में तो 1 घंटा लगा होगा। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो 100 की स्पीड पे जा रहे थे, 100 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। फिर 100 डिवाइड बाई 80, 1.25 आवर्स। फिर 100 अपॉन 60, 1.666 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लग गया आपको इस ट्रायंगल को कवर करने में? इतना टाइम लग गया आपको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो हाँ या ना। फिजिक्स, ये तो फिजिक्स में पढ़ा आप लोगों ने 10th क्लास तक की फिजिक्स में। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, ये आएगा आपका एवरेज स्पीड। समझ आ गया? तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो और अपॉन 3 कर दो, आंसर सही नहीं है, वो आपने मैथमेटिकली गलत कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड एट डिफरेंट स्पीड, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो यूजिंग हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। आपके पास 3 अलग अलग स्पीड गिवन है, 3 वेरिएबल्स गिवन है, 1 अपॉन फर्स्ट वेरिएबल प्लस 1 अपॉन सेकेंड वेरिएबल प्लस 1 अपॉन थर्ड वेरिएबल। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर पे 1/80 निकालेंगे। 1 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा मेमोरी में डाल देंगे। फिर 1/100 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा मेमोरी में डाल देंगे। फिर 1/60 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा मेमोरी में डाल देंगे। ये तीनों आंसर मेमोरी में चलेगा, यानी मेमोरी ने इन तीनों को ऐड कर दिया होगा। फिर 3 डिवाइडेड बाई MRC, 3 डिवाइड बाई MRC। बताइए जी क्या आंसर आ रहा है? बताओ जी कौन सा तरीका ज़्यादा इजी है एवरेज निकालने का, हार्मोनिक मीन या टेबल? बोलो भाई, हार्मोनिक मीन या टेबल? हार्मोनिक मीन, ठीक है, जल्दी आंसर निकल जाएगा। टेबल से तो भाई समझ आ जाता है क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा सर हाँ ऐसे निकालना चाहिए और आंसर भी आ रहा है। बट अगर हमें ये सिचुएशन पता है कि इस टाइप की सिचुएशन में ये टेबल बनाए बिना हार्मोनिक मीन का यूज़ करके आंसर निकाला जा सकता है। सिचुएशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तो भाई क्यों टेबल बनाओ, जल्दी आंसर निकालो हार्मोनिक मीन निकाल करके, ठीक है ना। तो अगर आप, इसलिए बोला जाता है कि हर सिचुएशन में हर एवरेज सही नहीं होता। अब अगर आप इस सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन निकालते तो आंसर गलत आ जाता, ठीक है ना। इसलिए चॉइस ऑफ एन एवरेज बहुत ज़रूरी है कि आपके पास किस टाइप का डेटा है और आप किस एवरेज को चूज़ करेंगे। अगर आपने गलत एवरेज को चूज़ कर लिया डेटा के लिए तो आपका आंसर भी गलत आएगा। अगर इस डेटा के लिए आपने अरिथमेटिक मीन यूज़ कर लिया होता निकालने के लिए तो आपका आंसर ही गलत आता। फ़ायदा क्या है इस आंसर का जो गलत हो, ठीक है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है यूज़ ऑफ HM के अंदर। इट इज़ प्राइमली यूज्ड इन एवरेजिंग स्पीड व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड। देखो ज़रूरी है इक्वल डिस्टेंस कवर करना। अगर B, C और C का डिस्टेंस अलग अलग होता या किसी एक भी सिटी का डिस्टेंस डिफरेंट होता तो फिर आप हार्मोनिक मीन यूज़ नहीं कर सकते थे। इन दैट केस आपको एक टेबल बना के ही एवरेज निकालना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एवरेजिंग कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी और सिक्योरिटीज वन इक्वल अमाउंट इज इन्वेस्टेड। आपने आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है ना, रिलायंस के शेयर खरीदे और आज एक शेयर 100 रुपये का था। आपने कल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, कल रिलायंस का शेयर 110 रुपये का था। आपने तीसरे दिन भी 10,000 रुपये खर्च करे और आपने रिलायंस के शेयर खरीदे और तब एक शेयर 120 रुपये का था, यानी क्या है, प्राइस पर शेयर। अब हम जानना चाहते हैं कि एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है। तो बच्चे एग्जाम में क्या कराते हैं, 100 + 110 + 120/3, जो कि एक गलत आंसर देता है, ठीक है ना। सही आंसर कैसा आएगा, सुनो। टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके पास, बताइए जी। 100 शेयर, 10,000 रुपये आपने खर्च करा और एक शेयर 100 रुपये का था, तो आपको कितने शेयर मिल गए होंगे, 100 शेयर। फिर अगले दिन आपने 10,000 रुपये खर्च करे और एक शेयर 110 का था, तो आपको कितने शेयर मिल गए होंगे, 90.909। फिर तीसरे दिन आपने फिर 10,000 रुपये खर्च करा और आपका एक शेयर 120 का था, तो आपको 83.33 शेयर्स मिल गए होंगे। तो आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए,
अब बताओ एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, बताइए जी, कैसे निकालोगे एवरेज प्राइस? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? $109.39। और अगर आप 10 + 100 10 + 120 अपॉन 3 करते ना तो आपका आंसर 110 आता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आंसर होना चाहिए 109.39। हमने क्या बोला कि अगर इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और आपको एवरेज प्राइस ऑफ शेयर निकालना है तो टेबल बनाने की जगह अगेन आप हार्मोनिक मीन निकालो। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? 3 ऑब्जर्वेशन है, पहली है 100, दूसरी है 110 और तीसरी है 120। तो कैलकुलेटर उठाएंगे, 1/100 इज इक्वल टू m प्लस 1/110 इज इक्वल टू m प्लस 1/120 इज इक्वल टू m प्लस, फिर 3/MRC इज इक्वल टू, बताओ सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए, ये इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए और आपको एवरेज स्पीड या एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना हो, एवरेज प्राइस ऑफ शेयर निकालना हो, सिक्योरिटीज निकालना हो, एवरेज कॉस्ट निकालनी हो, तो आप हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। मेरिट क्या है हार्मोनिक मीन के? हार्मोनिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हैं तीनों? ईजी हैं। डीमेरिट्स क्या है? नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफिकल्ट टू कंप्यूट, इतना आसान नहीं है इसको समझना, थोड़ा डिफिकल्ट है कंप्यूट करना। इट कैनॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो एंड इट गिव्स हाईएस्ट वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स। देखो फर्क किस चीज़ का है, वहाँ पे क्या लिखा था वर्ड ज्योमेट्रिक मीन में, इट गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स, बट यहाँ पे क्या लिखा है? हाईएस्ट वेट टू स्मॉलर आइटम्स। ठीक है ना, यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है, वहाँ पे मोर लिखा है। ये वाला एग्जाम्पल करके दिखाइए आप लोग, हिंट मैं आपको बता देता हूँ, आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करो यूजिंग दोज 3 स्टेप्स जो मैंने आपको समझाए थे। 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे, डेफिनेशन का यूज़ कैसे करना है, वो 3 स्टेप फॉलो करके इसका आंसर निकालो, जल्दी आ जाएगा, वरना निकाल नहीं पाओगे नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? वो तो आपने पहले ही बोल दिया था सी आएगा। तो आपको मुझे याद है, रट लिया है, हैं? देखो जी, स्टेप 1 क्या होता है? फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1/2 का 2 होगा, 1/3 का 3 होगा, करते करते 1/n का n होगा। अगला स्टेप होता है इन रेसिप्रोकल्स का आप अरिथमेटिक में निकालो। ऐसे निकलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n, n + 1/2 अपॉन n, ये हो जाएगा। यानी क्या मैं डिनोमिनेटर में 2n लिख दूँ? फिर बात तो एक ही है ना। अच्छा, क्या n और n कट जाएगा? अब स्टेप 3 क्या होता है कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है उसको रेसिप्रोकल कर दो। लो जी, आपका आंसर सी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, तो बहुत इजी था अगर आप इन स्टेप से करोगे, इसलिए 3 स्टेप मैंने आपको समझाए थे स्टार्टिंग में। ठीक है ना, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। चलिए,
रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM, HM व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। तो क्या बोल रहे हैं, 3 कंडीशन है। पहले तो ऑब्जर्वेशन अनइक्वल हो, पॉजिटिव हो क्योंकि नेगेटिव होगी तो GM नहीं निकलेगा, और ग्रेटर देन 0 क्योंकि 0 होंगी तो फिर GM और HM दोनों ही नहीं निकलेंगे। तो अगर ये 3 चीज़ सेटिस्फाई होती हैं तो ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी, हमेशा, ऑलवेज। AM हमेशा बड़ा होगा GM से, GM हमेशा बड़ा होगा HM से। और अगर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी तो हमेशा ये चीज़ ट्रू होगी, हमेशा ट्रू होगा चाहे कुछ हो जाए। और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट कि AM और HM को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो GM स्क्वायर के बराबर वो आता है, ठीक है ना। AM और HM का मल्टीप्लिकेशन GM स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू जो मिडल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू मिडल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने पढ़ा था ना, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन वाला, उस तरीके से समझ लो इसको। सर एग्जाम में आ गया इज ऑलवेज ग्रेटर, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब आपका ये एग्जाम में कैसे आ सकता है, आपको इन 3 में से कोई 2 चीज़ दे देंगे, आपको एक चीज़ निकालनी होगी। कोई भी 2 दे देंगे, AM, GM, HM में कोई 2 दे देंगे, आपको एक निकालना होगा। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रथम बहुत देर से पूछ रहा है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन होता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। जो बच्चे हड़बड़ी में एकदम ठीक करके आते हैं पहले स्टेप, एक होता है AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, एक होता है AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, और एक होता है AM इज ग्रेटर देन HM इज ग्रेटर देन GM। अब आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, आप किसको ट्रू टिक करके आते हैं बताइए। कौन कौन 1 बोलते हैं? निशा बोल रही है भाई। निशा ने पीछे देखा, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो उसने नीचे कर लिया। देखो पहले तो ये समझो कि ये एक इवेंट है, और ये एक इवेंट अगर माने तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना इवेंट्स जो होते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली कभी नहीं हो सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल कि दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो जाए। और ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि दोनों साथ में भी हो सकते हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही है। यानी ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे गलत है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब अजम्पशन करो कि अगर आपके पास डेटा है, क्या चांसेस है कि सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी? अनइक्वल होंगी। तो कौन से ज़्यादा ठीक है? ये वाला ज़्यादा ठीक है। देखो ठीक सेकंड ऑप्शन भी है, ये भी हो सकता है, बट ये सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है जब सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होती हैं। अब आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा भाई। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अब थर्ड को टिक करके आते हैं आंख बंद करके। अगर लिखा तो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब सेकंड को टिक करके आते हैं आंख बंद करके। पर अगर सिर्फ ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन इक्वल है अनइक्वल है, और बेस्ट अजम्पशन क्या है? अनइक्वल। तो आप किसको टिक करोगे? थर्ड को टिक करोगे। आइए, चॉइस ऑफ एन एवरेज। ये हमें बताएगा कि भाई इतने सारे एवरेज जो हमने पढ़ लिए, कितने एवरेज होते हैं? जल्दी बताओ, कितने टाइप के एवरेज होते हैं? 5। मीन, मेरिट, मोड, GM, HM, ठीक है ना। इन 5 में से कौन सा कब यूज़ किया जाए बताओ भाई। तो देखो, इफ डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और नियरली सिमेट्रिकल, मीन, मीडियन, मोड मे बी यूज्ड ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली। अच्छा, आपको ये सिमेट्रिकल याद है? कुछ हमने पढ़ा एक चैप्टर के अंदर। कहाँ पढ़ा था? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? जिसका एकदम परफेक्ट बेल शेप कर्व बनता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं टॉप मोस्ट से एक लाइन खींचूं बीच में, तो ये दोनों साइड एकदम मिरर इमेज लगे, इसकी मिरर इमेज ये लगे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। और जब ये सिमेट्रिकल कर्व बनता है, जिस डेटा का ये कर्व ऐसा बनता है, डेटा होता है, उस डेटा को जो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, इसमें ये वाला जो एक्सिस होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, और नीचे वाला एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये डेटा का होता है, इसमें डेटा आता है। और हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट डेटा को प्लॉट करते हैं और एक कर्व बनाते हैं। तो ये जो डेटा होता है जिसका हम ये कर्व बनाते हैं, उस डेटा का जब आप मीन निकालोगे, इस डेटा का जब आप मीडियन निकालोगे, और उस डेटा का जब आप मोड निकालोगे, वो तीनों ही इक्वल होंगे हमेशा।
ये तीनों ही हमेशा इक्वल होंगे। यानी अगर आपका जो डेटा है वो सिमेट्रिकली ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड किसी को भी निकालो आंसर सेम ही आएगा भाई, आंसर सेम ही आएगा। ये हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है किस चैप्टर के अंदर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर। आपको याद होना चाहिए, उसके अंदर मैंने ग्राफ्स आप लोगों को समझाए थे। अगर याद नहीं आया तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जब रिवीजन होगा तब दोबारा समझ लेना इस चीज़ को। तो क्या बोलते हैं, अगर सिमेट्रिकल डेटा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई भी यूज़ करो, तीनों का आंसर सेम ही आता है भाई, कोई भी यूज़ कर लो, ऑप्शन आपके ऊपर। बट अगर डेटा वेरी एसिमेट्रिकल है, यानी कि डेटा स्क्यूड या एसिमेट्रिकल है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप एक डेटा को प्लॉट करते हो तो आपका जो कर्व है वो कुछ ऐसा सा बनता है या फिर वो कुछ ऐसा सा बनता है। यानी कि अगर इसमें बीच में लाइन खींची जाए इन कर्व्स में तो इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं दिखती, इसको बोलते हैं वेरी एसिमेट्रिकल डेटा। तो इस केस में क्या बोलते हैं कि भाई आप मीन का यूज़ ना करें, मीन का यूज़ ना करें, मीन आपको एक अच्छा आंसर नहीं देगा, एक अच्छा एवरेज नहीं माना जाएगा सिचुएशन में। आप मीडियन या मोड का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है जी, आगे सुनो। इफ़ द डेटा हैज़ अनइक्वल क्लास इंटरवल, अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो आप मीडियन का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है और मोड आ जाता है तो आपको पहले उसमें कन्वर्जन करना पड़ता है अनइक्वल को इक्वल में। तो क्या बोला जाता है, मीडियन इज़ बेटर चॉइस। फिर इफ़ द डेटा हैज़ ओपन एंड क्लास इंटरवल, अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तो मत ही निकालो भाई, उसमें मिड वैल्यू चाहिए होती है जो निकल नहीं सकती। मीडियन या मोड का यूज़ करो आंख बंद करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास रेट रेशियोज एंड परसेंटेजेस फॉर्म में डेटा गिवन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, जीएम का यूज़ करेंगे। इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा मीडियन एंड मोड कैन बी यूज्ड, और अगर आपके पास डेटा जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है तो मीडियन या मोड का यूज़ कर सकते हैं। लो जी, चैप्टर फिनिश, और ये आपके क्वेश्चंस आ गए। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है और वो है अदर पार्टीशनल वैल्यूज़। अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट लूँगा सिर्फ। देखो, अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ बिल्कुल मीडियन की तरह है। फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेजेस का काम होता है एक ऐसी वैल्यू निकालना जो कहीं ना कहीं डेटा के सेंटर में लाया करे। अगर ये डेटा आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो एवरेजेस का काम होता है कहीं ना कहीं ये बीच की स्पेस ऑक्यूपाई करना, यानी आपका जो भी एवरेज आता है वो कहीं ना कहीं इस बीच के एरिया में लाया करता है। ये होता है एवरेजेस का काम। अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ क्या करती हैं, अदर पार्टीशनल वैल्यूज़ डेटा को डिवाइड करती हैं इन इक्वल पार्ट्स। जैसे कि अगर बात करें क्वार्टाइल्स की तो क्वार्टाइल डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी 3 क्वार्टाइल्स होते हैं और ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। क्वार्टाइल्स डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। Q1 को हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q2 को हम बोलते हैं सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल, और Q3 को हम बोलते हैं अपर या फिर थर्ड क्वार्टाइल। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है क्या करता है, इससे छोटी 25% ऑब्जर्वेशन होती है और इससे बड़ी 75% ऑब्जर्वेशन होती है। Q2 क्या करता है, 50-50 के रेशियो में डेटा को डिवाइड करता है, इससे छोटी 50% ऑब्जर्वेशन होती है, इससे बड़ी 50% ऑब्जर्वेशन होती है। Q3 क्या करता है, 75-25 के रेशियो में डेटा को डिवाइड करता है। Q3 से छोटी 75% ऑब्जर्वेशन होता है और Q3 से बड़ी 25% ऑब्जर्वेशन होती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो Q2 का काम है एग्जैक्टली यही काम एक और एवरेज करता है, बताओ कौन सा। वेरी गुड, मीडियन। यानी कि Q2 और मीडियन एक बराबर होते हैं हमेशा। जब भी आपके पास डेटा होगा आप उसका Q2 या मीडियन निकालोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट आ रहा हो, और अगर आपका डिफरेंट आ गया यानी आपने कुछ गलत किया है। ठीक है ना, हमेशा सेम आएगा। Q2 और मीडियन हमेशा सेम होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं Q3 में से Q2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है। अगर मैं पहले 75% डेटा में से पहले 50% डेटा माइनस करता हूँ तो मेरे पास 25% डेटा बचता है, और अगर मैं Q2 माइनस Q1 करता हूँ तो क्या बचता है, अगेन 25% डेटा। नंबर ऑफ वैल्यूज़ Q3 और Q2 के बीच में जितनी होंगी उतनी ही वैल्यूज़ Q2 और Q1 के बीच में होंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या बोला जाता है कि Q3 माइनस Q2 जो है वो Q2 माइनस Q1 के बराबर होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि Q2 मीडियन के बराबर होता है तो Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। अगर मैं मीडियन को इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाऊँ और Q1 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो Q3 प्लस Q1 बताओ किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन। तो बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या बन गया, वेरी गुड, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। इम्पॉर्टेंट। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बताओ दूसरा तरीका क्या है, फटाफट बताओ। Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, क्योंकि मीडियन और Q2 एक ही बात होती है। ये वो चीज़ है जो
मीडियन के अंदर एक जगह लिखी गई थी प्रॉपर्टी के अंदर, बट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये चीज़ बाद में समझा दूंगा। कहाँ गया भाई, कहीं तो लिखा हुआ था, दिख सा नहीं रहा बट छोड़ो, वहाँ पर होगा ये चॉइस ऑफ एन एवरेज, नहीं रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट था ना, इस वाले पेज पर नहीं है। अरे आप समझ गए ना मैं कहाँ को रेफ़र कर रहा हूँ। मैं तो भाई खो जाता हूँ इस बुक के अंदर, पेजेस ऊपर नीचे होने की वजह से। जब मोड ख़त्म हुआ था तब वो पॉइंट आया था। अच्छा मोड ये शुरू हो रहा है ना, अब आ जाएगा। ये रहा, ये 2 पॉइंट्स। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों लिखा है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है ना। Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 एंड Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। मैंने इसका और फर्दर एडवांसमेंट करके आपको Q2 और मीडियन का फॉर्मूला भी बना करके दिखा दिया। चलिए अब डिकाइल्स जो होता है इसका काम है, देखो क्वार्टाइल्स क्वाड से आया, क्वाड से 4 इक्वल पार्ट बने हैं। डेकाइल्स डेका से आया, यानी क्या करेगा डिकाइल्स 10 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो D1 D2 D3 4 5 6 7 8 9, D1 से लेकर के D9 तक 9 डेकाइल्स होते हैं जो डेटा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हर 2 डेकाइल के बीच में 10% ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो D5 है, D5 इससे छोटी कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी और इससे बड़ी कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी? 50%। यानी D5 और Q2 एक बराबर हो गया और Q2 और मीडियन एक बराबर हो गया। यानी कि क्या क्रक्स निकल के आया कि D5 हो या Q2 हो या मीडियन हो, तीनों की वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से परसेंट से परसेंटाइल बना, परसेंट यानी कि 100, तो परसेंटाइल डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसी तरीके से P50 होगा, जिससे छोटी 50% वैल्यूज़ होंगी, जिससे बड़ी 50% वैल्यूज़ होंगी। यानी P50 D5 के बराबर, D5 Q2 के बराबर और Q2 मीडियन के बराबर। यानी ये चारों हमेशा इक्वल होते हैं, ये चारों हमेशा इक्वल होते हैं। अगर बात की जाए एग्जाम में बच्चे क्या गलत करते हैं इसमें सुनो। क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मैनी क्वार्टाइल्स आर देयर, ऑप्शन होता है 1 2 3 4, बच्चे टिक कर आते हैं 4, जबकि क्वार्टाइल्स होते कितने हैं? 3। अगर क्वेश्चन पूछता है इन हाउ मैनी पार्ट्स क्वार्टाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप 4 को टिक करके आते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, ये पूछा गया है। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है डेटा को, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर 3 या 4 होगा। और यही सेम क्वेश्चन डेकाइल एंड परसेंटाइल के साथ भी पूछा जा सकता है। अब अगर बात की जाए क्वार्टाइल निकलता कैसे है, तो देखो मीडियन निकालना सीखा था आप लोगों ने, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकाला था, उसी तरीके से आप निकालते हो क्वार्टाइल्स भी विथ 1 डिफरेंस। यहाँ पे आपको वहाँ पे क्या करते थे n+1/2। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो कैसे करते थे, n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन होती थी, बट यहाँ पे आपको क्या करना है kn+1/4 करना है। अब एक k क्या है, अगर Q1 निकाल रहे हो तो k की वैल्यू हो गई 1, अगर Q2 निकाल रहे हो तो k की वैल्यू हो गई 2, और अगर Q3 निकाल रहे हो तो k की वैल्यू हो गई 3। क्योंकि क्वार्टाइल्स डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए अपॉन 4 होता है। तो अगर आपको Q1 निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 7 है तो 7+1/4, ठीक है ना। तो 7+1 क्या हो गया 8, 8/4 हो गया 2, 2 × 1 हो गया 2, यानी जो आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो Q1 हो जाएगी। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज बिल्कुल सेम है जैसे मीडियन की थी, डिस्क्रीट सीरीज बिल्कुल सेम है जैसे मीडियन की थी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बिल्कुल सेम है जैसे मीडियन की थी। फ़र्क सिर्फ /4 kn/4 का है, ये इस चीज़ का फ़र्क आएगा हर जगह। बाकी आप स्टेप्स देखो एक बार, सारे स्टेप सेम है बिल्कुल, कॉपी पेस्ट स्टेप है, ठीक है ना। अरेंज डेटा इन ऑर्डर, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द रैंक ऑफ, वहाँ पे होता है n+1/2, यहाँ पे हो गया kn+1/4। देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे होता है n+1/2, यहाँ पे kn+1/4, एंड करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इस मीडियन होता था, वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया क्वार्टाइल। कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखो सेम स्टेप है, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे होता है n/2, यहाँ पे kn/4।
फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे होता था n/2, यहाँ पे है kn/4। फिर फाइंड द क्वार्टाइल क्लास, वहाँ पे होता था फाइंड द मीडियन क्लास। फिर फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे होता था n/2 और यहाँ पे है kn/4। तो मीडियन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही तो होता था, kn/4 की जगह n/2 होता था, हाँ कि नहीं, सेम ही है। तो आपको अगर मीडियन समझ आ गया अच्छे से कैसे निकाला जाता है, तो बिल्कुल सेम तरीके से क्वार्टाइल्स निकाले जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से डेकाइल्स निकाले जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से परसेंटाइल निकाले जाते हैं। डेकाइल और परसेंटाइल में सिर्फ एक ही जगह फ़र्क आता है, डिनोमिनेटर में। वहाँ पे अपॉन 4 की जगह अपॉन 10 होता है डेकाइल्स के अंदर, अपॉन 100 होता है परसेंटाइल के अंदर। तो जब आप देखोगे यहाँ पर स्टेप्स डेकाइल के, तो आपको डिनोमिनेटर में हर जगह देखो 10 दिखेगा, kn+1/10 10 10, और बाकी सब कुछ सेम है, देखो 10 10 और 10, बाकी सेम क्वार्टाइल वाला है। जब आप परसेंटाइल देखोगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या दिखने लगेगा, 100 दिखने लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सच ईजी है। और अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर पार्टीशनल वैल्यूज़, तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, Q1 25% वैल्यूज़ कंसिडर करता है अपने अंदर, Q2 50% और Q3 75%। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कॉपी पेस्ट तरीके से अप्लाई होता है, जैसे अपने अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड में पढ़ा था। मीडियन Q2 के बराबर होता है, और ओजाइव के थ्रू अगर मीडियन निकल जाता है तो ओजाइव के थ्रू आपका क्वार्टाइल Q2 भी निकल जाता है। डेकाइल्स जो है, ईच डेकाइल हैव 10% ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन ईच डेकाइल, हर दो डेकाइल के बीच में 10% वैल्यूज़ होती हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होती है। परसेंटाइल की बात की जाए तो हर दो परसेंटाइल के बीच में 1% वैल्यूज़ होती हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सेम तरीके से अप्लाई होती है। लो जी, चैप्टर खत्म, ठीक है जी। अब आप लोगों का काम क्या है आज, तो अब आप लोगों का TVM का टेस्ट है, जब शुरू होगा आधे घंटे का टेस्ट है, और फिर इस चैप्टर का टेस्ट रखना है, मुझको बताओ कब रखूं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस चैप्टर का अकेला टेस्ट ले लूँ मैं, दूसरा ऑप्शन कि एक अगला चैप्टर जो एक क्लास में खत्म हो जाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वो भी कंप्लीट करा लूँ और दोनों चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट ले लूँ। क्या इस बात अच्छा लग रहा है, बोलो भाई, दोनों का इकट्ठा टेस्ट ले लिया जाए। कब लूँ ये भी बता देना, अगले वेडनेसडे। देखो फ्राइडे, आज फ्राइडे है, मंडे को आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है ना। मंडे को मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास अगर फ्राइडे को देना है तो 3 दिन का टाइम है, और अगर वेडनेसडे को देना है तो 1 दिन का टाइम है। फ्राइडे को ले लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को आपका टेस्ट रहेगा इन 2 चैप्टर्स का। प्रैक्टिस करना, खूब सारे क्वेश्चन जो डाउट होंगे वो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर मेरा एक और डाउट था, मेरे